कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी सीक्रेट सेविंग। जैसे ही नुपुर का ऑटो रेलवे स्टेशन पर आकर रुका, कूलियों की भीड़ ने जैसे धावा बोल दिया। इतना शोर सुनकर उसके हाथ पैर फूल गए। वह ऑटो से संभल कर उतरी और अपना लगेज पकड़ सधे कदमों से चलने लगी। खचाखच भरे रेलवे स्टेशन को देख उसकी वापस हालत पतली हो गई। इतनी भीड़ में चलने संभलने की आदत ही छूट गई थी उसकी। परसों से अमेरिका में रह रही थी, वहां इतनी भीड़, इतनी मारामारी नहीं होती। 3 साल बाद भारत आई थी और इस बार तो उसे सड़क पर चलते हुए भी डर लग रहा था। खैर, जैसे तैसे उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दून शताब्दी ट्रेन पकड़ी और अपनी सीट पर बैठ राहत की सांस ली। उस कोच में उसकी सेंटर प्लेस पर सीट थी। सामने वाली सीट पर 2 युवा लड़कियां बैठी थीं। देखने में कॉलेज स्टूडेंट लग रही थीं। बैठते ही दोनों ने सेल्फी ली। चल, इसे पापा को व्हाट्सएप कर दे, उन्हें चैन पड़ जाएगा कि हम ठीक से बैठ गए, एक ने दूसरी से कहा। दोनों आपस में चुहलबाजियां कर रही थीं। उन्होंने सामने बैठी नुपुर को देखा तो नुपुर ने एक हल्की से स्माइल देते हुए हेलो बोला। उन्होंने भी पलटकर स्माइल दी। आप दोनों सहेलियां हैं? नुपुर ने पूछा। हाँ, आप यह भी कह सकती हैं। दरअसल हम दोनों बहनें हैं और साथ ही हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उनके जवाब से नुपुर के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इस मुस्कुराहट के पीछे दिल चीरने वाला दर्द भी था, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से भीतर दबा रखा था। वह जरा भी जहन में आता तो आंखों से नमकीन पानी टपकने लगता। इसलिए वह अपना मन कहीं और लगाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर सामने बैठी इन 2 बहनों ने उसके ताजा जख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया था। अपनी छोटी बहन नंदिनी के बारे में भी वह यही सोचा करती थी। हम बहनों से बढ़कर सच्चे दोस्त हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी, एक दूसरे के विश्वसनीय हमराज। मगर इस बार उसका यह अटूट विश्वास बुरी तरह चकनाचूर हुआ था। एक समय था जब वे दोनों बहनें भी ऐसे ही घुली मिली खिलखिलाती रहती। हर वक्त हंसी ठट्ठा, कभी इसकी खिंचाई, कभी उसका मजाक। सारा दिन यूं ही हंसते खेलते निकल जाता। फिर उनके पिता को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसके चलते दोनों बहनों के आनन फानन में मैट्रिमोनियल से देख रिश्ते पक्के कर दिए गए। नुपुर को एक एनआरआई से शादी कराकर अमेरिका भेज दिया गया और नंदिनी दिल्ली के एक बिजनेसमैन से ब्याह दी गई। उनकी शादी के 3 साल के अंदर ही पहले पिता और फिर माँ दोनों का देहांत हो गया। अब वे दोनों बहनें ही एक दूसरे का मायका थीं। नंदिनी तो कभी अमेरिका नहीं जा पाई, मगर नुपुर साल 2 साल में एक चक्कर लगा ही लेती। माँ के गुजर जाने के बाद नंदिनी अपने पति के साथ मायके के पुश्तैनी मकान में शिफ्ट हो गई। नुपुर को कहा, इस घर में रहने से ऐसा लगता है जैसे मम्मी पापा साथ ही हैं। नुपुर भी खुश थी कि चलो, जब वह भारत आएगी तो उसे भी मायके की चौखट खुली मिलेगी। भारत आकर वह उस घर की दीवारों को चूमती, पुराने पर्दों, माँ की रखी पुरानी साड़ियों से लिपट जाती और अपने अतीत को जीने की भरपूर कोशिश करती। नंदिनी के पति थोड़े सख्त स्वभाव के थे और ज्यादातर अपने बिजनेस में व्यस्त रहते। नुपुर वहां आती तो दोनों बहनें खूब घूमती फिरती, शॉपिंग करती और जी भरकर गप्पे लड़ाती। वहां जाकर जैसे नुपुर के बुझे दिल में भी थोड़ी उमंग जग जाती। नुपुर के पति दिनेश का अमेरिका में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। वह एक प्रैक्टिकल और महत्वाकांक्षी इंसान था। भावनात्मक जुड़ाव क्या होता है वह जानता ही नहीं था। उसने नुपुर का हमेशा एक शो पीस की तरह अपने व्यापारिक फायदों के लिए ही प्रयोग किया। उसके क्लाइंट को कंपनी देना, उन्हें लंच डिनर पर ले जाना, अपनी अदाओं और लुभावनी बातों से बहला फुसला कर रखना। कभी कभी क्लाइंट अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर जाते, मगर पति से शिकायत करने पर उसे अच्छी खासी डांट ही मिलती। कब तक स्मॉल टाउन गर्ल बनी रहोगी? थोड़ी सी परिपक्वता दिखाओ और प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो। ये सब बाजारी हथकंडे हैं, इन्हें इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। इसे बस पार्ट ऑफ जॉब समझकर अपना लो। दरअसल दिनेश ने कभी उनकी शादी को भी गंभीरता से नहीं लिया था। तभी तो उसने अपनी शादी के बाहर कितने रिश्ते बनाए और तोड़े थे, उसे खुद भी याद नहीं था। सब कुछ तो सहती आ रही है अपने इकलौते बेटे की खातिर। कभी इतना आत्मविश्वास नहीं बन पाया था कि सब छोड़ छाड़ कर बेटे को ले भारत आ जाए और अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। मगर फिर भी दिल में एक संकल्प कर रखा था,
जिस दिन बेटा पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो गया, उस दिन इस पति नाम की बेड़ी को उतार भारत लौट जाऊंगी। चोरी चुपके इस योजना की तैयारी भी कर रही थी वो। हर महीने घर से कुछ न कुछ पैसे निकाल कर नंदिनी के पास भेजा करती थी। 18 साल हो गए थे उसे ऐसा करते हुए। अब तक लाखों जमा कर चुकी थी। अब उसका 19 साल का बेटा किसी अमेरिकन लड़की के साथ लिव इन में रहने चला गया, तो नुपुर के पास अब अमेरिका रुके रहने का कोई औचित्य न बचा था। अतः वह अपनी एकमात्र आत्मीय अपनी बहन नंदिनी के पास आ गई। हर बार की तरह इस बार भी नुपुर की खूब आवभगत हुई, लेकिन केवल तब तक जब तक कि उसने नंदिनी को अपने फैसले के बारे में नहीं बताया। क्या कह रही हो दी? हमेशा के लिए घर छोड़ आई हो? इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, वो भी इस उम्र में? नुपुर ने सारी आप बीती नंदिनी को सुना दी, मगर वह फिर भी सहमत नहीं थी। जीजा जी के साथ जहाँ इतनी बड़ी उम्र बीत गई, बाकी की भी बीत जाएगी। वहाँ रहते हुए आपका मान सम्मान बना रहेगा दी। यहाँ भारत में अकेले कैसे रहोगी, क्या करोगी? जानती हो ना यहाँ के समाज को, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। नंदिनी नुपुर को वापस भेजने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, मगर इस बार नुपुर हालात से समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। नंदिनी तू मेरी फिक्र मत कर, बहुत रह ली दबकर झुककर, पर अब नहीं। वैसे भी मैं सड़क पर तो हूं नहीं, तेरे पास मेरे लाखों रुपए जमा है, और फिर ये घर भी तो है, इसमें भी तो मेरा आधा हिस्सा बनता ही है। तो चिंता मत कर, मैं अपनी देखरेख कर लूंगी। नुपुर ने चिंतित नंदिनी को आश्वस्त करना चाहा, मगर घर और पैसों की बात आते ही उसकी भाव भंगिमाएं तेजी से बदलने लगी। वो तो है दी, मगर आप ऐसे कैसे अपना बसा बसाया घर छोड़ सकती हैं? आप भारतीय नारी हैं, यह तो सोचिए। आपके इस कदम से मम्मी पापा की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। पूरी रिश्तेदारी में आपकी थू थू होगी। नंदिनी हितैषी बन अभी भी उसकी बुद्धि फेरने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, मगर उसके चेहरे की घबराहट और स्वर की लड़खड़ाहट नुपुर को कुछ और ही संदेश दे रही थे। जो चले गए उनका सोच रही है, और जो तेरे सामने जिंदा बैठी है उसकी कोई फिक्र नहीं। तो मुझे मत समझा, अब मैं वापस नहीं जाने वाली। तो बस ये बता, तेरे पास मेरे कुल कितने जमा पैसे हैं? मेरे ख्याल से 20-25 लाख तो होगा ही। मैं उससे अपने गुजारे लायक कुछ न कुछ कर लूंगी। नंदिनी का चेहरा सूख कर सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, क्या बताऊं दी, नोटबंदी के समय इनका पूरा बिजनेस चौपट हो गया था। लेनदारों ने जेल भेजने की नौबत ला दी थी। तब तब क्या? नुपुर सख्ते में आ गई। तब उन्हीं पैसों के सहारे ये बच पाए। कहते हुए नंदिनी की चोर आंखें झुक गईं। क्या कह रही है नंदिनी? मुझसे तो पूछा होता। तुझे क्या पता मैंने कैसे एक एक पाई जोड़कर तेरे पास जमा की थी। उसी के भरोसे तो मैं यहाँ। तूने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो क्या करती दी, पैसा होते हुए भी उन्हें जेल जाने देती? ऐसे समय पर एक पत्नी पर क्या गुजरती है आप नहीं समझोगी। आप तो खुद अपने अच्छे भले पति को बेमतलब छोड़ाई हो। नंदिनी के सुर और तेवर दोनों बदल चुके थे। ओह, यह बाकी रह गया था सुनने को। पहले पति, फिर बेटा, और अब तू भी। नुपुर को लगा जैसे उसके हिस्से के आसमान के साथ साथ पैरों तले जमीन भी एकाएक छीन ली गई हो। उफ, किस पर भरोसा करे इंसान? हर जगह बस धोखा। क्या यही नियति है उसकी? वह वहां से उठ खड़ी हुई। मम्मी पापा का ये पुश्तैनी घर तो है ना, इस पर मेरा भी हक है। इस बार नुपुर भी मुखर हो उठी। घर की बात मत करो दी, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, इसका मेंटेनेंस करवा रहे हैं। आप तो सब कुछ भूलकर अमेरिका में मौज कर रही थी। मम्मी पापा की इस धरोहर को हम ही संभाल रहे थे। नंदिनी की कोमल आंखें अब अंगारे बरसाने लगी थीं। संभाल रहे थे या कब्जा कर रहे थे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हम तो हालात के मारे थे दी। चोरी तो आपने की है इतने साल। क्या जीजा जी को पता है आप इतने सालों से उनकी जेब काट कर यहाँ पैसे भेज रही थी? और जहां तक घर की बात है, आप अगर कोर्ट चली गईं तो भी यह घर नहीं ले पाएंगी, क्योंकि हम यहाँ सालों से रहकर इसका टैक्स भर रहे हैं। बस करो। नुपुर ने कानों पर हाथ रख लिया, और कुछ सुनने या कहने की शक्ति नहीं बची थी उसमें। उस घर की दीवारें, आंगन अब उसे तीर की तरह चुभ रहे थे। उस हवा में ली जा रही सांसें जहरीली लग रही थीं। उसने तुरंत सामान बांधा और रोते हुए अपने मायके की चौखट लांग गई। हर बार रुकने का अनुग्रह करने वाली बहन ने इस बार उसे पलटकर भी नहीं देखा। नुपुर ने एक दिन दिल्ली के एक होटल में गुजारा। आगे क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हफ्ते भर बाद की दून शताब्दी की टिकट कराई हुई थी। देहरादून उसकी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड सुगंधा रहती थी।
अमेरिका से उससे फ़ोन पर बातें होती रहती थीं। सोचा था कुछ दिन बहन के पास रुक आगे की योजना बनाकर सुगंधा से पर्सनली जाकर मिलेगी। उसके पति एक रोड एक्सीडेंट में काफ़ी पहले ही गुजर चुके थे और सालों से अपनी बेटी और खुद को अकेले ही संभाल रही थी। वह हर बार नुपुर को अपने पास आने के लिए कहती, मगर नंदिनी उसे छोड़ती ही नहीं थी। नुपुर ने उससे अपने दिल के सारे राज शेयर किए हुए थे। अपनी सीक्रेट सेविंग के बारे में भी बताया हुआ था। सुगंधा ने उत्साहित होकर कहा था, तू घबरा मत, तेरे पास इतना पैसा है और दिल्ली जैसी जगह में प्रॉपर्टी भी है, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत तो हो ही जाएगी। तू यहाँ मेरे पास आ जा, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। वह एक अंतिम आशा बची थी, मगर नुपुर का तो सारी दुनिया पर से विश्वास ही उठ चुका था। क्या पता वह भी मेरी सेविंग का सुनकर ही मुझे बुला रही हो। जब सगी बहन ने रंग बदल लिए, फिर पुरानी सहेली क्या चीज़ है। चलो उसके रंग भी देख लूं, ताबूत में ये आखिरी कील भी सही। और उसने अगले दिन की तत्काल टिकट करा ली। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा साइड देंगी प्लीज़। एक मीठे अनुग्रह से विचारों में खोई नुपुर झटके से वापस लौटी। सामने बैठी लड़कियां ऊपर से अपना सामान उतारने की कोशिश कर रही थीं। ट्रेन गंतव्य पर पहुंच चुकी थी। नुपुर ने उतरकर ऑटो किया और सुगंधा के घर की ओर चल पड़ी। सुगंधा का एक मध्यवर्गीय कॉलोनी में छोटा सा घर था। घर के बाहर एक गणित व संस्कृत क्लासेस का बोर्ड लगा था। उसने अपनी सहेली का गले मिलकर स्वागत किया और अपनी बेटी निधि से उसका परिचय मौसी के रूप में कराया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद सुगंधा दोनों के लिए चाय ले आई। बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है, सब खैरियत? तेरा अचानक प्रोग्राम प्री प्लान कैसे हुआ? रास्ते भर बमुश्किल बांध कर रखा आंसुओं का सैलाब एकाएक बह चला। नुपुर ने सारी आप बीती सुना दी। सुगंधा सब शांति से सुन रही थी। सैलाब थमा तो सुगंधा ने पूछा, तो अब आगे क्या करने का सोचा है? कुछ नहीं सोचा। नुपुर अभी भी सुबक रही थी। अच्छी बात है, सुगंधा ने कहा तो नुपुर ने उसे घूरा। इसमें कौन सी अच्छी बात है? यही कि तूने कुछ नहीं सोचा, इसलिए कुछ नए सिरे से सोचने और करने का पूरा पूरा स्कोप है। सुगंधा चहकते हुए बोली, मेरी हालत खराब है और तू खुश हो रही है। खुश तो हूं और ऊपर वाले का शुक्र भी मना रही हूं कि तू इतने बड़े झटके के बाद भी जिंदा बच गई। तुझे कुछ हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया? नुपुर ने उसे पुनः खा जाने वाली नजरों से देखा। तुझे पता है जब यहाँ नोटबंदी हुई थी तो कितनी औरतों की सीक्रेट सेविंग पर रातों रात पानी फिर गया था। बैंक में रखते नहीं बनता था, पति को बता नहीं सकते थे। ये सदमा कुछ के लिए तो जानलेवा तक साबित हुआ था। तो फिर भी भाग्यशाली निकली। सब एक साथ उड़ जाने के बाद भी सही सलामत है। नुपुर को सुगंधा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कुछ उठाकर उस पर फेंक मारे, मगर वह उसी के घर शरणार्थी थी, सो कुछ नहीं कर सकी। तू एक दो दिन चिल कर, अपना मूड ठीक कर, फिर कोई रास्ता निकालते हैं। चिल कर? तुझे ये सब मजाक लग रहा है? नुपुर आवेश में बोली तो सुगंधा संजीदा हो उठी। नहीं नुपुर, मजाक नहीं लग रहा है, मगर तुझे इस परिस्थिति को मजाक बनाना है। इसे मजाक मजाक में ही पास करना है। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये समय देखा है, इसलिए कह रही हूँ। एक दो दिन यूं ही गुजर गए। सुगंधा गणित और संस्कृत की क्लासेस लेती थी। उसका अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम था। वह दिन भर व्यस्त रहती। बेटी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। नुपुर सारा दिन खाली बैठे बैठे गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती। ऐसा कब तक चलेगा सुगंधा? अपने भविष्य के बारे में कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। उकताई नुपुर बोली, तो उसके लिए पहले अपने गुजरे जीवन से बाहर निकल नुपुर। जो बीत गया उसे गुजर जाने दे। ठीक है, पास्ट नहीं सोचूंगी, पर फ्यूचर भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो उन्हीं पैसों के सहारे भारत आई थी। यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है डियर। तूने अपने से ज्यादा उस धन पर भरोसा किया। तुझे याद है नुपुर, स्कूल में संस्कृत की किताब में एक श्लोक हुआ करता था जिसका मतलब था विद्या और गुण इंसान का वो धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बंधु बांट सकते हैं, जो खर्च करने पर भी कम नहीं होता। होगा, मुझे याद नहीं, नुपुर अनमनी से बोली। नहीं है तो अब याद कर ले और समझ ले। ऐसी सीक्रेट सेविंग औरत को कभी कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकती। जिसे घर में रखो तो नकदी गहने चोरी हो सकते हैं। और बैंक का भी क्या भरोसा, बैंक तो आजकल खुद दिवालिया हो रहे हैं। जमीन जायदाद हो तो नाते रिश्तेदार हड़प सकते हैं। तेरी बहन की तरह सिर्फ इंसान का सीखा हुआ ही उसकी सिक्योरिटी है। वही उसकी रगों में दौड़ता है। उसे कोई नहीं छू सकता। मुझे ही देख, क्या था मेरे पास जब मेरे पति गुजरे? कुछ नहीं, बस मेरा गणित अच्छा था और संस्कृत पढ़ने का शौक था।
आज इन्हीं 2 चीज़ों के सहारे अपना घर अच्छे से चला रही हूँ। मगर मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है? मुझे याद है तू कितना अच्छा डांस किया करती थी। तू कथक भी तो सीखती थी। मैंने तो सालों से डांस नहीं किया। शादी के बाद अमेरिका जो गई तो वहाँ सब शौक बंद हो गए। वहाँ जाकर सब गुण गवा दिए या कुछ सीखा भी? सुगंधा लगभग डांटते हुए बोली, कुछ नहीं सीखा यार, सालों यूं ही निकल गए। दिनेश के साथ सज धज कर शोपीस जैसे घूमते हुए उसके क्लाइंट को अटेंड करते, बनावटी हंसी हंसते, अंग्रेजी में अदब से खिटपिट करते। स्वर निराश था। अरे वाह, इतना कुछ सीख कर आई है, फिर भी कहती है कुछ नहीं सीखा। क्या पागलों वाली बातें कर रही है? पागलों वाली नहीं बल्कि बड़े काम की बात कर रही हूँ। देहरादून जैसे उभरते शहर में ऐसी क्लासेस की कितनी वैल्यू है जो यहाँ के युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल सिखा सके, कस्टमर केयर व पर्सनालिटी ग्रूमिंग के गुण बता सके। तो यह सिखाने लग जाए तो हजारों कमा सकती है। और कौन आएगा सीखने? नुपुर ने पूछा। तेरी पहली शिष्य तो निधि ही बनेगी। पता है कल रात ही कह रही थी कि मौसी की क्या पर्सनालिटी है और कितने अच्छे एक्सेंट हैं और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलती हैं। उन्हें कहो ना जरा मुझे भी सिखाएं। मेरे इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन राउंड में काम आएगा। तभी निधि वहां फुदकती आई। सही बात है मौसी, मेरे तो कितने फ्रेंड्स और क्लासमेट आ जाएंगे आपसे क्लास लेने। हम लोग बस इसी चीज में मात खा रहे हैं, मेट्रो के बच्चों से। पर क्लास कहाँ लूंगी? यहीं जहाँ मैं क्लासेस लेती हूँ। हम दोनों थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे और जब तेरा काम बढ़ेगा तो कोई अलग जगह रेंट पर ले सकते हैं। मैं तुझ पर यूं बोझ नहीं बनना चाहती। अरे बाबा, बोझ मत बनना। जब कमाने लगेगी तो मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट की तरह रह लेना, मगर तब तक मेरी सहेली बनकर रह। नुपुर की आंखें भर आईं। यार मैं तेरा ये एहसान आज ही उतार सकती है, बल्कि अभी। सुगंधा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुझे मेरे साथ पलटन बाजार चलना होगा चाट खाने। ये पिज्ज़ा बर्गर जनरेशन वाली मेरी बेटी कभी मेरे साथ चाट खाने नहीं जाती। बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तो बस मेरे साथ चाट खाने चला कर। इसी में धीरे धीरे मेरा एहसान बैलेंस हो जाएगा। सुगंधा की बात सुनकर नुपुर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लगा जैसे बड़े दिनों बाद वह दिल से हंसी थी। उस दिन के बाद से उसकी वह हंसी जारी थी। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी सीक्रेट सेविंग।